क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं? बलूचिस्तान और पीओके में प्रदर्शनों से तंग आकर क्या पाकिस्तान की सरकार और फौज ने खान से कोई डील कर ली है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को अचानक इमरान की तबीयत की चिंता क्यों होने लगी? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या मुनीर इमरान के जरिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan Policy includes mass layoff, personal accident, posh victim and optional fire and burglary cover. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के फाउंडर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब उनका परिवार हर हफ्ते एक बार उनसे मुलाकात कर सकता है। इसके बाद 18 अगस्त को इमरान को उनके परिजनों से मिलने भी दिया गया। पहले वो 15 मिनट के लिए अपनी बहन नौरीन नियाजी से मिले। ये मीटिंग लगभग 15 मिनट की थी, जिसमें दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बाकी लीगल मुद्दों पर बात की। इसके बाद खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी से भी मिले। ये मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट चली। रिपोर्ट्स की माने तो खान की 2 और बहनें अलीमा और उज़मा भी उनसे मिलने जेल पहुंची थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में खान के परिवार से मिलने पर कई शर्तें लगाई हैं। इनके मुताबिक खान का परिवार और उनकी लीगल टीम उनके मेडिकल रिपोर्ट्स को मीडिया में लीक नहीं कर सकता। उनकी सेहत या रिपोर्ट्स को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खान की सेहत पर नजर रखने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया है। इमरान के पर्सनल डॉक्टर और उनकी बहन उज़मा खान इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो खान को मिली रियायतें वापस ले ली जाएंगी। अब आप कहेंगे कि इमरान खान की तबीयत खराब होने की खबरें तो कई महीनों से आ रही हैं, फिर अचानक कोर्ट को उनकी सेहत की चिंता क्यों होने लगी? असल में इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। फरवरी 2026 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आंखों की बीमारी और नजर कमजोर होने की शिकायतों को देखते हुए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने बच्चों से बात करने दी जाए। बाद में जेल अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी नजर अब लगभग सामान्य हो गई है, लेकिन खान के परिवार और वकीलों ने इन दावों को खारिज कर दिया। फिर अगस्त में मामला और गंभीर हो गया। 1 अगस्त 2026 को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक डॉक्टर ने खान की जांच की। इसमें खान ने लगातार बदलते ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज होने, सिरदर्द और बेचैनी जैसी शिकायतें बताई। इसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई ने कोर्ट में कहा कि सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पार्टी ने मांग की कि खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल यानी एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाए। साथ ही उनके अपने डॉक्टर्स को भी इलाज में शामिल करने की मांग की गई। फिर 18 अगस्त को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खान के पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस शाहिद वहीद की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया कि खान को करीब 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहां उनकी पूरी मेडिकल जांच हो। इसके अलावा कोर्ट ने खान के परिवार को हर हफ्ते उनसे मिलने की इजाजत देने और उनके बेटों, वकीलों और पार्टी के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की सुविधा देने का भी आदेश दिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट की दलील का आधार राजनीतिक नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार था। जस्टिस वहीद ने कहा कि अदालत कैदी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखकर ये आदेश दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके खिलाफ अपील करने का फैसला कर लिया। सरकार की दलील है कि पाकिस्तानी कानून के तहत किसी कैदी का इलाज या तो जेल के अंदर होना चाहिए या फिर किसी सरकारी अस्पताल में। उसे सीधे किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजने का प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने ऐलान किया कि सरकार इस आदेश को चुनौती देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है, उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज़ में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायजा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये
कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है। इमरान खान को मिली रियायतों पर बात करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है। इमरान के कार्यकाल के वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे आरिफ अलवी ने एक्स पर खान की मेडिकल रिपोर्ट शेयर की है। इसके मुताबिक खान का रेस्टिंग हार्ट रेट 54 बीट प्रति मिनट है। ये खान के पुराने सामान्य स्तर से ज्यादा है। हालांकि अपने आप में 54 बीट प्रति मिनट की धड़कन सामान्य सीमा में भी हो सकती है, खासकर शारीरिक रूप से फिट लोगों में। इसी महीने की एक मेडिकल रिपोर्ट में खान का ब्लड प्रेशर 140/100 दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में खान की बेचैनी और मानसिक तनाव को उनकी पत्नी और परिवार से मुलाकात पर लगी पाबंदियों से भी जोड़ा गया था। जेल में रहते हुए उनकी आंखों की एक गंभीर समस्या भी सामने आई थी। फरवरी 2026 में उनके वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि धुंधला दिखने की शिकायत के बाद खान की दाहिने आंख की रोशनी सिर्फ 15% रह गई थी। ये समस्या 3 से 4 महीने पहले शुरू हुई थी, लेकिन जब जेल की सुपरिटेंडेंट को इसकी जानकारी दी गई तो शुरुआत में सिर्फ आई ड्रॉप्स ही उन्हें मिल पाई। बाद में खान में राइट सेंट्रल रेटिनल वीन ऑक्लूजन की पहचान हुई। इसमें रेटिना को खून पहुंचाने वाली नस में ब्लॉकेज हो जाता है और इससे काफी हद तक नजर कमजोर हो जाती है। इमरान की खराब सेहत और परिवार से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उनकी मौत तक की खबरें सामने आने लगी थीं। पाकिस्तान की पत्रकार वजहत सईद खान ने 11 अगस्त को पाकिस्तानी फौज से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि खान की सलाखों के पीछे ही मौत हो चुकी है। खबर सामने आते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इमरान की पार्टी पीटीआई खान की सेहत पर अपडेट और उनके जीवित होने के सबूत मांगने लगी। मामला सड़कों पर उतर आया। मामला बढ़ते देख पाकिस्तानी फौज ने आधिकारिक बयान जारी करके खान के जीवित होने की बात कही। बाद में पाकिस्तानी पत्रकार ने भी अपने दावे पर सफाई दी और मौत की बात को नकार दिया। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार नहीं है जब जेल में बंद किसी नेता को मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आने का मौका मिल रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जो भी होता है उसके पीछे वहां की फौज का हाथ होता है। 2018 में जब इमरान सत्ता में आए थे तब उनके सर पर तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का हाथ था। लिहाजा इमरान भारी बहुमत के साथ पाकिस्तान का आम चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके बाद जब बाजवा हटे और फौज की कमान आसिम मुनीर को मिली तो खान इसके खिलाफ थे। मुनीर से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। नतीजतन मुनीर के आने के कुछ ही समय के अंदर पाकिस्तान की संसद में खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद खान पर 100 से ज्यादा मामले में केस दर्ज किए गए और कई में उन्हें सजा भी सुना दी गई। इमरान खान से पहले पाकिस्तान की सत्ता में नवाज शरीफ की सरकार थी। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब खान सत्ता में आए उस वक्त नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामलों में 7 साल की सजा काट रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरों के बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल गई। हालात इतने गंभीर बताए गए कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि नवाज जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद वो एयर एम्बुलेंस से लंदन चले गए। कोर्ट की शर्त थी कि उन्हें रेगुलर मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करनी होंगी और इलाज पूरा होने पर पाकिस्तान लौटना होगा। लेकिन नवाज शरीफ करीब 4 साल तक वापस नहीं आए। लंदन में रहते हुए उन्हें एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया, यानी कि भगौड़ा। उनकी सेहत को लेकर भी समय समय पर विवाद चलता रहा। यहाँ तक कि 2023 में रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में दिल से जुड़ी कुछ समस्याओं और लगातार इलाज की जरूरत का जिक्र हुआ। इस बीच पाकिस्तान में भी सत्ता पलट चुकी थी। इमरान खान की रवानगी के बाद नवाज के छोटे भाई शहबाज को फौज का साथ मिल गया। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में चुनाव करीब थे। चर्चा जोरों पर थी कि मुनीर की पसंद वाली PMLN पार्टी की सरकार ही बनेगी। इस बीच चुनाव से 4 महीने पहले नवाज पाकिस्तान लौट आए। उनकी वापसी से कुछ दिन पहले कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई। लाहौर में उनका स्वागत किसी भगौड़े नेता की तरह नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक कमबैक की तरह हुआ। कुछ ही महीनों में शहबाज शरीफ फिर प्रधानमंत्री बन गए। नवाज की बेटी मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री बनी। इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो 2007 में निर्वासन से लौटी थी। उनकी वापसी एक अलग कानूनी व्यवस्था के तहत हुई थी। वहां मेडिकल बेल नहीं लेकिन भ्रष्टाचार मामलों में एमनेस्टी इसका आधार थी। लेकिन उसमें भी एक समानता थी। सिस्टम से टकराव के बाद एक राजनीतिक नेता की वापसी किसी तरह की डील के बाद ही संभव हो पाई थी। यही वजह है कि पीटीआई समर्थक आज खान के मामले को इसी पुराने पैटर्न की नजर से देखते हैं। उनका तर्क है कि पाकिस्तान में कभी कभी मेडिकल वजह से जेल से बाहर निकलने का रास्ता बाद में एक बड़े राजनीतिक कमबैक का रास्ता बन जाता है।
इमरान खान को मिली रियायतों को पाकिस्तान के मौजूदा हालात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बलूचिस्तान में सुरक्षा संकट लगातार बढ़ रहा है। इस साल पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले इस प्रांत में सैकड़ों हमले हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में भी महीनों से हिंसा चल रही है। वहां चुनावी और आर्थिक सुधारों की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले महीने हुए चुनाव के दौरान हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। इन प्रदर्शनों में इमरान की पार्टी पीटीआई भी शामिल थी। लाहौर की राजनीतिक विश्लेषक बेनजीर शाह के मुताबिक मुमकिन है कि सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी पीटीआई के बीच किसी तरह की डील हो गई हो। ये इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के लिए भी एक राहत होगी, उसे एक ब्रीदिंग स्पेस मिल पाएगा। लेकिन अगर पीटीआई ने खान को रियायत देने के लिए कोई समझौता किया भी होगा तो इस पर भी आखिरी मोहर तो खान की ही लगेगी, यानी पूरी तस्वीर खान के अस्पताल पहुंचने के बाद के घटनाक्रम से ही साफ हो पाएगी। अगर इमरान ने पाकिस्तान सरकार से डील की होगी तो ये शायद मेडिकल राहत तक ही सीमित रहे, लेकिन अगर डील फौज से होगी तो भविष्य में इसके राजनीतिक फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। क्या संभावनाएं हैं, इसे समझने के लिए हमने जानकारों से बात की। पहली बात तो ये है कि उनकी तबीयत वाकई खराब है, जो मेडिकल अटेंशन की जरूरत उनको है, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि इमरान के जो 2 बेटे अमेरिका में हैं उनको किसी ने ये सूचना दी, गलत है सही है मुझे नहीं मालूम, आपके सुनने वालों के सामने रख रहा हूं, कि इमरान को धीरे धीरे पॉइजन करके मारने की साजिश है। तो उन्होंने ये खबर व्हाइट हाउस को पहुंचाई, और व्हाइट हाउस, आपको अगर पुरानी बात देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान के लिए, और इसीलिए वो शायद इंटरवीन करके उन्होंने मुनीर से कहा है कि आप इनको हॉस्पिटल तो कम से कम जाने दीजिए, छोड़िए, कोई डील है या नहीं है उसकी बात अभी नहीं कह सकते हैं। ये दूसरा पहलू है, वो ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा पहलू जिसको आप इंगित कर रही हैं वो ये है कि सरकार, मिलिट्री और सिविल अथॉरिटीज के बीच में कोई बहुत अच्छा सौहार्द नहीं है, और उसकी बहुत कारण भी है। एक तो बलूचिस्तान में स्थिति बदल रही है, उसके लिए फौज भी जिम्मेदार है। एक पीओके में स्थिति बदल रही है, वहां पर बड़ा रोष है लोगों को, जो सरकार के खिलाफ में रोष है, और नवाज के भाई की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं टेंशन है उसके बारे में। इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है वहां पर, और इस बीच में जो मीडिएशन का काम शुरू किया पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच में, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसका दोष पाकिस्तान को है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की डायरेक्शन को लेकर वेस्ट एशिया में नए समीकरण बना रहा है, नए डिफेंस एग्रीमेंट्स बना रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, वो सब काम हो रहा है अमेरिका के कहने से। तो हो सकता है कि ये सिविल और मिलिट्री में कहीं न कहीं तनाव है, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि फौज ने ही इमरान को सपोर्ट किया था, और इमरान को सपोर्ट किया था नवाज शरीफ को हटाने के लिए। तो जो शरीफ के छोटे भाई हैं वो सरकार में है, तो इक्वेशंस तो वैसी ही हैं बिल्कुल उस तरह से। और हमेशा से पाकिस्तान की फौज ने एक पार्टी या एक गुट को लेकर दूसरे गुट के सामने रखा है ताकि उनकी रोटियां सिकती रहें। तो ये तीनों पहलू है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इमरान को अगस्त 2023 में जेल में डाला गया था, और ये है अगस्त 2026, और उसकी पार्टी कह रही है कि हम उसके अरेस्ट की एनिवर्सरी मनाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करके, प्रोटेस्ट करके। अब वो हॉस्पिटल में चाहे ना आए, हॉस्पिटल के बाहर ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक खास हिदायत है कि वो हॉस्पिटल में किसी को तंग नहीं करें, कोई पॉलिटिक्स उसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसकी पॉलिटिक्स बाहर हो सकती है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि सरकार ये कह रही है कि वो इस जजमेंट को चुनौती देगी और सुप्रीम कोर्ट में वापस जाएगी कि इसको रिव्यू कराए, क्योंकि जेल के रूल्स हैं उनके मुताबिक नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए कि जेल के रूल सुप्रीम नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है। तो इसलिए फालतू की दलील है, लेकिन वो उसको उठाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। और अगर वो उठाएंगे और अगर कोर्ट को वापस दबाव देकर कहीं ऐसी कोशिश की जाए
कि उसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि अभी तो 48 घंटे है ना, अभी 24 घंटे। अभी हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं पहुंचे इमरान, मुझे नहीं मालूम इस बात को, लेकिन अगर नहीं है और उसमें कोई भी ऐसी तब्दीली करने की कोशिश की जाए तो पार्टी रिएक्ट करेगी, और पार्टी रिएक्ट करेगी तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगी वहां पर। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा कर अब तक अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों को बैकफुट पर रखा था, लेकिन खबरें बताती हैं कि अब हालात बदल रहे हैं। हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल लगभग खत्म हो रहा है। अधिकतर जहाज अब उस रास्ते से गुजरने लगे हैं जिसका ईरान विरोध करता आया है। ये रास्ता ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर जाता है। ईरान ने इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर पहले कई बार हमले किए हैं, पर अब अमेरिकी मीडिया CNN ने समुद्री ट्रैफिक का आंकड़ा बताने वाली फर्म केपलर के हवाले से जानकारी दी है कि पिछले 2 हफ्तों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इस दौरान 80% से अधिक जहाज ओमान वाले रूट से होकर गए हैं। जहाजों ने अमेरिकी नेवी की सिक्योरिटी पर भरोसा जताया है, जो इलाके में लगातार गश्त कर रही है और जहाजों को सुरक्षित रास्ते से जाने में मदद कर रही है। इन वजहों से आकलन लगाया जा रहा है कि ईरान का अब इस रूट पर वैसा कंट्रोल नहीं रहा जैसा कि पहले था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने तक हालात एकदम अलग थे। तब ओमान वाले रास्ते पर न के बराबर ट्रैफिक देखने मिलता था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब ईरान के बताए रूट में जहाजों का ट्रैफिक काफी कम हो गया है, जिससे वो चाहकर भी उनसे टोल नहीं वसूल सकता। जहाज संभावित टोल से बचने के लिए ओमान वाले रूट को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुवैत, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने हॉर्मुज में ईरान के ब्लॉकेड को बाईपास करने का स्थायी तरीका निकाल लिया है। ये देश कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंकर किराए पर ले रहे हैं और उनमें तेल लादकर हॉर्मुज से बाहर ले जा रहे हैं। फिर खरीदार देश के टैंकरों में तेल ट्रांसफर किया जा रहा है। बीच में हॉर्मुज से गुजरने के दौरान इन जहाजों का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया जा रहा है, जिससे वो ट्रैक नहीं हो पाते और ईरान के हमलों से भी बच जाते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है और जहाज लगातार वहां से आ जा रहे हैं। 18 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में जो समुद्री माइंस बिछा रखी थी, जो बारूदी माइंस बिछा रखी थी, उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, जबकि अब तक वो कई मौकों पर कहते आए हैं कि ईरान से बातचीत जारी है और जल्द ही कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। तो क्या हॉर्मुज पर पकड़ मजबूत होने के बाद ट्रंप भी अब बातचीत को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं? ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ खबरें हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान की हालत बेहद खराब होती जा रही है। वहां महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और आर्थिक गतिविधियां भी ठप पड़ती जा रही हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कई ईरानी अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ऐसे हालात में देश में अशांति बढ़ सकती है और लोगों का इस्लामिक शासन पर भरोसा कम हो सकता है। अधिकारियों के मुताबिक खराब आर्थिक हालात से देश के नेताओं पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं कुछ आम ईरानियों ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें रोजाना का गुजर बसर करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ महीनों में उनका काम धंधा ठप हुआ है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी देने और परिवार का खर्च चलाने तक में मुश्किलें आ रही हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। उस पर नेवल ब्लॉकेड भी लगा रखा है, जिससे ईरान का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ईरान पर और कड़े आर्थिक प्रहार करने जा रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि अगले हफ्ते ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। यानी अमेरिका जब मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों मोर्चों पर ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, कुछ हद तक उसकी चाल सफल भी होती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि ईरान कब तक अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में रह पाता है और हॉर्मुज पर कंट्रोल कैसे बरकरार रखता है। अगली खबर, ट्रंप ने 2 दिन पहले साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में कमी लाने का आदेश दिया था। इसके बाद गार्डियन पे ये रिपोर्ट छपी कि मिलिट्री एक्सरसाइज 6 दिन पहले ही खत्म की जा रही है। अब खबर है कि वो नॉर्थ कोरिया की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इसी साल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से ये मीटिंग अरेंज कराने के लिए कहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने अखबार को बताया कि ये मीटिंग नवंबर में हो सकती है, जब ट्रंप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। बताया गया है कि ट्रंप एक बार फिर किम जोंग उन को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी विदेश नीति में कोई बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बेचैन है, क्योंकि ईरान के मामले में उन्हें अब तक कोई अहम सफलता नहीं मिली है। ट्रंप पिछले साल जब साउथ कोरिया गए थे, तब भी उन्होंने किम जोंग से मिलने की इच्छा जताई थी। हालांकि बाद में कहा था कि शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की वजह से इसे टाल दिया गया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी 3 बार किम जोंग उन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की डील करनी चाहिए थी, पर बात नहीं बन पाई थी।
माना जा रहा है कि इसके बाद से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर जखीरे में और बढ़ोतरी हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप भले किम जोंग उन से मिलकर कोशिशें करना चाहें, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों पर किसी समझौते की उम्मीद बेहद कम है। फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दिल एल एंड टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।